नमस्कार। अगर आप सीटेट की तैयारी में जुटे हैं तो ये विश्लेषण खास आपके लिए है। आज हम कुछ ऐसे सवालों की तह तक जाएंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं और हाँ, यही सवाल आपकी सफलता की चाबी भी बन सकते हैं। 50 से ज्यादा सवाल देखकर लगता है कि कितना कुछ पढ़ना पड़ेगा, है ना? पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, कामयाबी का राज हर सवाल को रटने में नहीं, बल्कि इन कुछ खास कॉन्सेप्ट्स को समझने में है, जिनके इर्द गिर्द ये सारे सवाल घूमते हैं। तो आपकी तैयारी को और आसान बनाने के लिए हमने क्या किया है? हमने इन सवालों को 3 हिस्सों में बांट दिया है। पहला, बाल विकास के सिद्धांत। दूसरा, पढ़ाने के असरदार तरीके। और तीसरा, व्याकरण की मजबूत नींव। समझ लीजिए कि ये सीटेट सिलेबस की रीढ़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, बाल विकास के सिद्धांत। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है, वो कैसे सीखता है, कैसे बड़ा होता है। ये सवाल अक्सर देखने को मिलता है। बाल विकास में वो कौन सी स्टेज है जिसे खिलौनों की आयु कहते हैं? ये सवाल सीधा सीधा आपके डेवलपमेंटल स्टेजेस की समझ को टेस्ट करता है। और इसका सही जवाब है पूर्व बाल्यावस्था। ये बच्चों के विकास का एक बहुत बहुत ही जरूरी दौर होता है। लेकिन इसे खिलौनों की उम्र ही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस उम्र में बच्चों के लिए खेल ही सब कुछ है। वो खिलौनों के जरिए ही तो नकल करना सीखते हैं, सवाल पूछते हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझते हैं। ये वो उम्र नहीं है जब वो किसी गैंग या ग्रुप का हिस्सा होते हैं। अच्छा, अब एक सिचुएशन बेस्ड सवाल देखते हैं। सोचिए एक बच्चा है, वो पहले बिजली चमकते हुए देखता है, फिर बादल गरजने की आवाज सुनता है और डर के मारे उछल पड़ता है। कुछ समय बाद वो सिर्फ बिजली चमकते देखकर ही उछलने लगता है। तो ये सीखने का कौन सा सिद्धांत है? यहां हो क्या रहा है? बच्चे के दिमाग ने बिजली की चमक और गरज की आवाज, इन दोनों को आपस में जोड़ लिया है। इसी को लर्निंग थियरी में कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन, या जिसे हम क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। ये बिल्कुल वही बात है जो पावलोव ने अपने मशहूर एक्सपेरिमेंट में बताई थी। सीधी सी बात है, यहां सीखना एसोसिएशन यानी जुड़ाव के जरिए हो रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ। यहां हम देखेंगे कि इन साइकोलॉजिकल थियोरीज को असल क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। एक और बहुत ज़रूरी सवाल, जो बच्चे दिव्यांग हैं, मतलब चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, उन्हें पढ़ाने का सबसे सही तरीका क्या होना चाहिए? ये आज की एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इसका जवाब है समावेशित शिक्षा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। ये कॉन्सेप्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। तो समावेशित शिक्षा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि दिव्यांग और सामान्य बच्चे सभी एक ही क्लासरूम में एक साथ पढ़ेंगे। किसी को अलग थलग करने के बजाय सबके लिए एक ही सपोर्टिव माहौल तैयार करना। अच्छा, स्कूलों में जो बच्चों के टेस्ट या इवैल्यूएशंस होते हैं, उनका असली मकसद क्या होता है? क्यों करते हैं हम ये सब? ये सवाल हमें एग्जाम और असेसमेंट के पीछे की बड़ी पिक्चर दिखाता है। देखिए, इसका मकसद सिर्फ बच्चों पर अच्छा या कमजोर का ठप्पा लगाना नहीं है। असली मकसद तो ये जानना है कि जो शिक्षा हम उन्हें दे रहे हैं, वो उन्हें आगे की जिंदगी के लिए, एक प्रोडक्टिव लाइफ के लिए कितना तैयार कर पा रही है। और अब बारी है हमारे आखिरी और तीसरे हिस्से की, व्याकरण की नींव, यानी भाषा के वो जरूरी औजार जिनके बिना काम नहीं चल सकता। व्याकरण में समास एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आते ही आते हैं। यहां पूछा गया है कि नर नारी शब्द में कौन सा समास है? इसका सही जवाब है द्वंद्व समास। अब यह समझना जरूरी है कि यह द्वंद्व समास ही क्यों है। अक्सर लोग द्वंद्व और द्विगु समास में कंफ्यूज हो जाते हैं, पर देखिए फर्क बिल्कुल साफ है। द्वंद्व समास में दोनों शब्द जैसे नर और नारी बराबर के इंपॉर्टेंट होते हैं। वहीं द्विगु समास में पहला शब्द हमेशा एक नंबर होता है जो किसी ग्रुप या कलेक्शन को दिखाता है। अगला सवाल शब्दों की जड़ों से जुड़ा है। संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में बिना किसी बदलाव के ज्यों के त्यों इस्तेमाल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बहुत सीधा सा जवाब है इसका। ऐसे शब्दों को हम कहते हैं तत्सम शब्द। तो व्याकरण में आपको खास तौर पर क्या ध्यान रखना है? समास के प्रकार, संधि के नियम, सही विराम चिन्ह और मुहावरे, और हाँ, तत्सम और तद्भव शब्दों का फर्क। इन 4 चीजों पर पकड़ बना ली तो व्याकरण के नंबर पक्के हैं। तो बस एक बात याद रखिएगा, असली परीक्षा सिर्फ जानकारी की नहीं है, बल्कि आपकी समझ की है।
जवाब जानने से ज्यादा जरूरी है जवाब के पीछे का कॉन्सेप्ट समझना। तो हम आपको इसी सोच के साथ छोड़ जाते हैं। एक बेहतरीन टीचर होने का मतलब सिर्फ एक एग्जाम पास करना नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवारना है। और CTET पास करना उस शानदार सफर का बस पहला कदम है।